हेलो बच्चों, आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बहुत ही मेहनत करना होता है इस वीडियो बनाने के लिए, तो आप ज़रूर लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ये पार्टिकल कवर्स 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ v1 v2 v3 एंड v4। ठीक है, तो अगर मैं बच्चा ये मान लूँ कि ये टोटल डिस्टेंस जो है ये आपका कितना है, x है। ठीक है, तो जो ये स्पीड पहला स्पीड जो है वो बोल रहा है v1 कवर किया, ये 1/4 है यानी x/4। अगला स्पीड v2 से किया, ये भी x/4, 1/4 है ऑफ टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, विथ v1 v2 v3 v4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर अब मैं बताऊं, कुछ ने पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एक चीज समझाते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू पूछा जाए, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अगर आप कोई चीज इसके लिए रटे हो तो नहीं यूज करना है। ठीक है, आप एकदम बेसिक से करो तभी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लगता है कि हमने ये चीज फॉर्मूला रटा है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, इस तरह का बहुत सारा फॉर्मूला रटे हैं। तो क्या होता है, उस कंडीशन के लिए आप रटते हो, कंडीशन जैसे ही चेंज होता है फिर आपका आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो रटना कुछ नहीं है, बेसिक से करना चाहिए आपको। जैसे एवरेज स्पीड है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अभी आप देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना आप x माने हो। अभी टाइम अगर आप देखो तो यहाँ पे टाइम क्या लिख सकते हो, v1 स्पीड से वो x/4 डिस्टेंस गया, तो x/4 इक्वल टू v1 इंटू टी लिख सकते हो, है ना, t1 ले लो। तो यहाँ से t1 को आप क्या लिख सकते हो, x/4 v1। तो इस तरह से हम सब कुछ लिख सकते हैं, x/4 v1 हो गया t1, प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम t2 ले लेंगे अगला नेक्स्ट x/4 डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो x/4 v2 प्लस x/4 v3 प्लस x/4 v4। अच्छा, x को यहाँ से हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये x हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और 1/4 भी हमारा, सॉरी 1/4 यहाँ से कॉमन लिए तो ये 4 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 डिवाइड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, v1 v2 v3 v4 जो है आपको यहाँ से एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 4, v1 v2 v3 v4 ऊपर चला जाएगा, v2 v3 v4 हो जाएगा डिवाइड बाय, इसमें कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, v2 v3 v4 प्लस v1 v3 v4। इस तरह का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, तो समझ गए। तो आपको एकदम बेसिक से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज u एंड द एक्सेलरेशन इज f, और f का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2t² प्लस 3t प्लस 4। ओके, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन उसने पूछा है, क्वेश्चन देखिए तो v बराबर क्या होगा। तो ये एक्सेलरेशन है आपका, मतलब ये तो a है ना। a आपको पता है कि a का वैल्यू क्या होता है, dv/dt होता है ना। और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है dv/dt dt² 2t² प्लस 3t प्लस 4। एक चीज समझो, जब भी आप कभी भी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला हो अगर इस तरह से डिफाइन हो, z इक्वल टू मान लो dy/dx, z y x यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, जब भी आपको यहाँ पे मान लो कि z का वैल्यू दिया हो और जब इस तरह का यहाँ का ये वाला वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना हो, तो पहली बात तो इंटीग्रेशन का फील आ जाना चाहिए कि हाँ इंटीग्रेशन होगा पहली बार। ठीक है, तो जब भी क्या मैंने बोला कि z का वैल्यू दिया हो और ये वाला वैल्यू तुम्हें जब भी किसी भी क्वांटिटीज का तुम्हें वैल्यू चाहिए जो y हो, y के जगह पे हो, तो आपको इंटीग्रेशन का फील होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो dv/dt वैल्यू दिया हुआ है और आपको ये वेलोसिटी निकालना है, तो बस तुरंत इंटीग्रेशन कर देंगे। dv इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2t² प्लस 3t प्लस 4, और इधर dt लेके चले जाएंगे। टाइम टाइम एक साथ जो भी वेरिएबल है वो एक साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएबल है, यहाँ पे टाइम का पूरा वेरिएबल है, सब कुछ सही है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जीरो टाइम में u जो है हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे अगर मैं जीरो रखता हूँ तो जीरो टाइम में यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या रखेंगे u, और किसी भी t टाइम में हम फाइनल वेलोसिटी रखेंगे v। तो यहाँ से क्या आ जाएगा v माइनस यू, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t क्यूब बाई 3। अगर आपको इंटीग्रेशन में डाउट आ रहा है तो मैंने सेपरेट वीडियो इंटीग्रेशन पे बनाया है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 बाहर हो गया, टी क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4dt का इंटीग्रेशन 4t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया आंसर, 2/3 टी क्यूब प्लस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 4t, और ये भी है, और प्लस u इधर चला जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पे क्या है, 2t क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 प्लस u 4t प्लस u, कौन सा ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। तो सेकेंड का ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, ये हो गया। समझ गए, इसमें ये चीज़ पूरा डेटा आ गया आपका, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बोला है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसने कहा है कि एक्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, वी एक्स जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट है, वी आपका वेलोसिटी है, ए आपका एक्सेलरेशन है। उसने फर्स्ट में लिखा इफ एक्स एंड वी हैव अपोजिट साइन, मतलब ये आप मान लो ऑरिजिन है बच्चा, ये एक्स एक्सिस मान लो बच्चा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इफ एक्स एंड वी हैव अपोजिट साइन, एक्स यानी एक्स अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पे पोजीशन हमारा इधर है, कोई भी पार्टिकल का पोजीशन इधर है मतलब पॉजिटिव है, और वेलोसिटी आपका नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो बोल रहा है कि पार्टिकल मूविंग, जो वो बोल रहा है इफ एक्स एंड वी हैव अपोजिट साइन, पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ऑरिजिन, क्या पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ जा रहा है, देखना पड़ेगा बच्चा, एक ही समझो, तुम खुद समझो। मान लो बॉडी यहाँ पे है बच्चा, ठीक है, और मान लो कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, पोजीशन हमेशा ऑरिजिन से मेजरमेंट होता है, ये ऑरिजिन है, यहाँ बॉडी है, तो पोजीशन यहाँ ऐसे कहलाएगा इनिशियल टू फाइनल, मतलब ऑरिजिन से ऑब्जेक्ट के बीच। और वेलोसिटी अगर इधर है, क्या एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ, क्या ये वेलोसिटी तुम देखो इधर है, और आपका जो पोजीशन है वो इधर है, तो क्या एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ। क्या ये बॉडी तुम्हारा ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, हाँ। तुम कहोगे सर इधर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बोले हाँ इधर भी हो सकता है। मान लो कि इधर आ रहा है बॉडी, तो क्या वेलोसिटी किधर है, ऑरिजिन की तरफ है, लेकिन पोजीशन वेक्टर कैसे है, ऑरिजिन से लेकर के ऑब्जेक्ट की तरफ है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, 1 हो गया। अच्छा, दूसरी बात और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, इफ एक्स एंड वी हैव सेम साइन, पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ऑरिजिन, ये तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसके जस्ट उल्टा बोल रहा है वो। इफ वी एंड ए हैव अपोजिट साइन, अपोजिट ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, यानी कि बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी मोशन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है, और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, v एंड a हैव अपोजिट साइन, यानी एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, तो आप देख सकते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट होता है, उसको हम लोग बच्चा बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसको, रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, स्पीड आपका जो होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो ये भी गलत है। v और a अगर अपोजिट साइन होगा तो स्पीडिंग अप नहीं होगा, स्पीड डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है इफ v इज जीरो देन a इज ऑल्सो जीरो, यानी बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है अगर वेलोसिटी आपका जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अगर एक्सेलरेशन आपका जीरो हो गया इस फॉर्मूला से, तो आपको समझ में आना चाहिए डेल्टा भी आपका जीरो हो गया। डेल्टा भी मतलब v जीरो नहीं हुआ है, डेल्टा v जीरो हुआ है। डेल्टा v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुआ है। दैट मीन्स कि आपका v इक्वल टू u हो गया, v इक्वल टू u हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, बराबर हो गया। अच्छा, जीरो भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसका कहना है कि जीरो होगा फॉर दैट, उसने बोला है कि फॉर दैट पार्टिकुलर मोमेंट, है ना। तो v इज जीरो देन a इज ऑल्सो जीरो फॉर दैट पार्टिकुलर मोमेंट, तो पहला ही ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि फॉर दैट पार्टिकुलर मोमेंट v इक्वल टू यू हम बोल सकते हैं, लेकिन हम v, और अगर ये समझो कि अगर बॉडी पहले रेस्ट में था, अगर बॉडी पहले रेस्ट में था
और एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब पहले रेस्ट में था u 0 था, तो और एक्सेलरेशन 0 है तो v भी u के बराबर होगा, तब v 0 के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स पोजीशन दिया हुआ है, यानी x इक्वल टू आपका दिया है u t माइनस 4 प्लस 2a t माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, t आपका टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके बारे में कमेंट करना है। तो पहले आप इसका अगर पोजीशन दिया है तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx बाय dt निकालेंगे, और x का वैल्यू यहाँ से देखो, तो इसको अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूं, है ना, तो क्या लिखेंगे यू टी माइनस 4u, इसको ऐसे करके यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस 2a, अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 इंटू 2 8t, इसको ऐसे लिख दिए और डिवाइड बाय dt कर दिए। अब इसको अलग अलग कर लें तो ये कितना हो जाएगा, डी यू टी बाय डी टी माइनस d4u बाय डी टी प्लस डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा 2a t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी 2a इंटू 16, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ किए, फिर माइनस डी बाई डी टी, ये 2a 8t, ऐसा हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ गया बच्चा, ये आ गया आपका u कांस्टेंट है, बाहर हो गया, माइनस 4u है यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट टर्म है आपका, है ना, तो ये टर्म आपका 0 हो गया, u कांस्टेंट है, 4 इंटू यू कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ से देखो तो 2a बाहर हो गया यहाँ पे, प्लस 2a बाहर हो गया, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t हो गया, तो ये आपका हो गया 4a हो गया, और यहाँ से 16 2a, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। फिर माइनस ये हो गया 8 इंटू 2 16 ए हो गया, और डी टी बाई डी टी 1 हो गया, तो यही हो गया आपका, मतलब ये आपका हो गया क्या, वेलोसिटी हो गया। अगर आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चा, ए इक्वल टू क्या होता है बच्चा, डी वी बाय डी टी, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो यू का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, 4a का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया आपका, समझे कि नहीं, एक सेकेंड बच्चा, 4 यहाँ 4a t होगा, है ना, यहाँ पे 2a हो गया और ये 2t हो गया, तो यहाँ हो गया 4a t हो गया, हाँ, और इधर आपका सब ये हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, u का 0 हो जाएगा, 16a का भी डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो गया, 4a t का डिफ्रेंशिएशन 4a हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4a है। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 4a आ गया, और वेलोसिटी का आपका फंक्शन कितना आ गया u प्लस 4at और माइनस 16a, ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आप देख सकते हो एक कांस्टेंट वैल्यू आया 4a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन में देखो बी में आपको दिख रहा होगा द एक्सेलरेशन इज 4a, सही है। अच्छा, वेलोसिटी उसने बोला था इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज u, अब यहाँ t इक्वल टू 0 पुट करो इस केस में बच्चा, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और u माइनस 16a आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरी बात अगर आप देखो तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, मतलब एट t इक्वल टू 4 सेकेंड जो है पार्टिकल आपका कहाँ होगा, ऑरिजिन पे। ये तो डायरेक्ट हम x जो है, x हमारा पोजीशन ही तो है, यहाँ पे देखो x जो है आपका, ये क्या है आपका पोजीशन ही तो है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट हम t वैल्यू 4 रख देंगे तो t माइनस 4 माइनस 4, ये टर्म 0 हो गया आपका। फिर यहाँ भी जो है 4 रख देंगे t की वैल्यू, तो 4 माइनस 4 0 हो गया, 0 की स्क्वायर 0 हो गया। तो यहाँ पे t इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं, ये तो डायरेक्ट यहाँ x इक्वल टू 0 आ रहा है, और x इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है आपका ऑरिजिन होता है, मतलब आपका b और d इज करेक्ट है ना, b एंड d आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसमें ऑप्शन कितना हो गया बच्चा, ऑप्शन 3 हो गया। तो चलिए है बच्चा कि यहाँ से आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो v स्पीड से थीटा एंगल पे है, और ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहा है। फिर बोल रहा है v मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इट जस्ट क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टू पोल्स, मतलब एक ये पोल हो गया, ये हो गया, दोनों का टॉप पोल है, ये h हाइट का पोल दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे, है ना, और ये क्रॉस कर रहा है आफ्टर 1 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम लगा आपका 1 सेकेंड, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम लगा आपका 5 सेकेंड। ठीक है,
द टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो समझो कि इसके बीच में एक मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ ये जो जहाँ पे y कंपोनेंट आपका वेलोसिटी का 0 होता है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। अब समझो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम आपका लगेगा, क्या उतना ही टाइम हमें यहाँ से लेकर के इस हाइट तक लगेगा अगर सिमेट्रिकल देखो तो क्या मैं इसको टी डैश मान लेता हूँ, ये टी डैश है और ये भी टी डैश ही हुआ। तो एक चीज समझो कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा T1 और ये लगा प्लस टी डैश, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए ये Tm जो है दिस इज द मैक्स टाइम, है ना, टेकन टू रिच मैक्सिमम हाइट। तो क्या हम लोग Tm को इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ये आपका T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस टी डैश लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग T2 के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, Tm को, सेम चीज को, Tm को क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के T2 हो गया, है ना, और ये माइनस टी डैश कर देंगे, टी डैश टाइम कम कर देंगे, मतलब ये वाला टाइम जो किए हैं, ये वाला ये डार्क साइड वाला, अगर ये माइनस कर देंगे तो क्या वो Tm के बराबर ही आएगा, बोला हाँ। तो क्या इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने से ये कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन क्या आ गया आपका 2Tm, Tm क्या है हमारा, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम हाइट पहुँचने का जो टाइम आएगा, क्या वो T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 होगा। अच्छा, T1 यहाँ पे कितना है आपका 1 सेकेंड और T2 कितना है 5 सेकेंड, डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया आपका आंसर 3 सेकेंड आ गया। 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 3 सेकेंड हुआ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। इसका मतलब यहां से लेकर के 3 सेकेंड लगा मैक्सिमम हाइट, और फिर नीचे उतरने का भी लगेगा 3 सेकेंड, तो कितना हो गया आपका 6 सेकेंड, तो आंसर क्या हो गया 6 सेकेंड हो गया। क्लियर है यहाँ तक, तो चलिए 5 का आंसर हो गया 2। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, ए पुलिस वैन मूविंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक पुलिस वैन है आपका, है ना, मूविंग विथ, ये जो मूव कर रहा है बच्चा, ये मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, फायर से बुलेट एट ए थिप्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, यानी ये मूव कर रहा है आपका 180 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये आपका थिप्स का कार है, ठीक है, और ये आपका पुलिस वैन है। क्लियर है यहाँ तक, बोला इफ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, मजल स्पीड ऑफ बुलेट, तो पहले समझते हैं मजल स्पीड, ठीक है। जो मजल स्पीड होता है बच्चा, मजल स्पीड मतलब क्या होता है, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, दैट मीन्स कि दिस इज द स्पीड ऑफ, पहले मजल मतलब समझ जाते हैं, स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू, ये होता है गन, मतलब मजल स्पीड मतलब हो गया स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, दैट मीन्स कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, VVG कर लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, बोला विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिप्स कार, कितना स्पीड से जो है बुलेट कार थिप के जो कार है उस पर हिट करेगा। तो पहले मैं एक मान लो यहाँ पे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले मैं बुलेट का स्पीड निकाल लेता हूँ, क्योंकि मजल स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है गन के रिस्पेक्ट में, तो क्या बच्चा हम लोग ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ से आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, तो यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ बुलेट का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इस दोनों का वेक्टर एडिशन लिखेंगे, तो मजल वेलोसिटी किधर है बच्चा, आगे है, वो कितना स्पीड से जा रहा है 150 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। अब प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, गन का वेलोसिटी क्या है, क्योंकि पुलिस वैन में बैठा हुआ है कौन, पुलिस बैठा हुआ है, और पुलिस वैन कितना स्पीड से जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, तो गन उसके हाथ में है तो गन भी उतना स्पीड से जा रहा है ना,
तो गन का स्पीड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन क्या लिखोगे आप, 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में करोगे तो 5/18, 18 दूनी 36, ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, समझे। तो वेलोसिटी ऑफ गन भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे 10, तो 150 प्लस 10 कितना हो गया 160 मीटर पर सेकेंड। ये आपका, आप ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बैठ करके देख रहे हो किसको, बुलेट को, बुलेट को देख रहे हो। यानी यहाँ पे अगर आप बुलेट को देखो तो बुलेट ये निकल रहा होगा आपका 160 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, ठीक है। तो बोल रहा है विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिप्स कार, तो कितना होगा। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 में पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद द सेम स्पीड एट डिफरेंट एंगल्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि ये एक हाइट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे करके भी स्पीड से फेंक रहा है, और ऐसे फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है, हर एक तरह का सिचुएशन दे दिया। वो बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑल द पार्टिकल्स वुड स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम स्पीड। देखो, जब आपको स्पीड सेम है कि नहीं है, फाइनल स्पीड, ये कुछ हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप इसको एनर्जी से सोचोगे तो आसान है। मैं कहता हूँ काइनेमेटिक्स से भी आप सोच सकते हो, मैं पहले एनर्जी से समझा देता हूँ। तो आप देखो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट बोला गया है कि यहाँ पे ग्राउंड पे गिरेगा। तो अगर आप वो किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए आप एनर्जी को कंजर्व कराओ, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, तो एनर्जी इनिशियल टू फाइनल अगर कंजर्व कराओ तो आप क्या लिखोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और v यहाँ पे स्पीड है, तो किस एंगल से फेंका है उस पर डिपेंड करता ही नहीं है स्पीड, तो स्पीड तो हर एक केस के लिए कितना हो गया हाफ mv²। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे mgh, ये वाला हाइट आपका h हो गया, mgh हो गया, और जब ये टकराएगा तो इसी को आप रेफरेंस लाइन मान लेते हो डाउनवर्ड को, तो यहाँ पे आपका डॉटम लाइन यानी फाइनली यहाँ पे आता है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 0, प्लस यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हाफ mv1²। ये सभी केस के लिए आप कोई भी केस उठा लो, क्या सभी के लिए आप यही इक्वेशन लिखने जा रहे हो, एंगल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो v1 यहाँ पे जो स्पीड आएगा, जितना से यहाँ पे टकराएगा, क्या वो सबके लिए सेम आएगा, हाँ। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे, डायरेक्ट दिख रहा है ये 1 ही है, बात समझे। अच्छा, कोई कहेगा कि सर हमको काइनेमेटिक्स से करना है, वर्क एनर्जी से नहीं करना है, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, तो यहाँ से ये ऐसे गिरेगा ना, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेता हूँ थीटा, तो भी कॉस थीटा हो गया इधर, और लेकिन ये थोड़ा सा हो जाएगा आपका लेंदी हो जाएगा, भी साइन थीटा हो गया, भी कॉस का कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है। तो आप अगर देखोगे किसी थीटा पे, आप जब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप किसी थीटा पे यहाँ पे जब बॉडी टकराएगा ना, उससे निकाल लो। अगर आप फाइनल वेलोसिटी देखो, अगर वो थीटा से इंडिपेंडेंट आ गया तो समझ लेना कि ये एंगल ऑफ कितना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो क्या करोगे, देखो यहाँ एक्स कंपोनेंट तो भैया चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारा भी कॉस थीटा दिख रहा है। अच्छा, वाई कंपोनेंट अगर हम गौर करें तो वाई कंपोनेंट इस केस में क्या लिखोगे, भी साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, तो टाइम को अब समझना, टाइम को हम लिख रहे हैं, टाइम को यहाँ पर लिख देते हैं टाइम। अब चाहिए टाइम को हम कैसे निकाल सकते हैं, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा करके, वाई डायरेक्शन में यहाँ से लेकर के इक्वेशन लगाएंगे एस बराबर यू टी, तो क्या लिखेंगे, नीचे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच, है ना, दैट इज इक्वल टू यू टी, यू साइन थीटा हो गया यहाँ पे, है ना, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आया कि नहीं आया। अब यहाँ से जो तुम्हारा टाइम है उसको यहाँ पे आकर के हम इसको रिप्लेस मारेंगे यहाँ पे, है ना, इस जगह से टी निकाल करके जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमें समझ, और फिर नेक्स्ट जो फाइनल स्पीड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, bx² प्लस by²। तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो टाइम है ना, ये सॉरी ये v साइन थीटा है, जब तुम देखोगे कि ये जो तुम्हारा टाइम है वो इंडिपेंडेंट, सॉरी वेलोसिटी स्पीड जो है वो आपका थीटा से इंडिपेंडेंट आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वर्क एनर्जी से सोचना आसान है। तो आपको जब भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करो, अगर आप वर्क एनर्जी तक पढ़ चुके हो तो आपको जरूर दोनों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो कभी आपको वर्क एनर्जी से आसान हो जाता है सोचना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ
10 मीटर पर मिनट, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, ये रिवर है आपका, ठीक है। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इधर रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इधर एट द स्पीड ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 10 मीटर पर मिनट है। ए मैन ऑन साउथ बैंक, यानी इधर, है ना, ऑफ रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 20 मीटर पर मिनट, है ना। मतलब कैपेबल जब भी बोले ना तो समझ लेना कि वो क्या है, कि जो वो स्विमर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू आपका रिवर दिया है, ठीक है। तो वो ये इसका विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी आपका कितना दिया है, 20 मिनट पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। उसने दिया भी है कि इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मतलब क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, है ना, मतलब रिवर आपका स्टिल है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दैट इज 20 मीटर पर मिनट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो वांट्स टू क्रॉस द रिवर थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या हुआ, समझो पहले। यहाँ से ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या हुआ, ये जस्ट अपने अपोजिट पहुंच जाए, इससे छोटा रास्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये जस्ट अपना अपोजिट पहुंच जाए बिना इधर इधर भटके हुए, है ना। तो इस एंगल पे ये चलेगा। बोला ठीक है सर। तो अभी समझो इधर आपका क्या है, रिवर है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ना, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी रिवर ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। तो स्विमर का वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ, इसका और इसका बोल सकते हैं कि वेक्टर एडिशन है, यानी वी एस आर और वी आर का वेक्टर एडिशन है। बोला हाँ, मतलब वी एस आर और वी आर हमारा हम बोल सकते हैं कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है ये, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड से हम देख रहे हैं उस वेलोसिटी ऑफ स्विमर का जो स्पीड है, यानी स्विमर का जो स्पीड है उसका दो कंपोनेंट, एक वी एस आर और एक वी आर। कैसे जाने सर, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बोला ठीक। तो ये वी एस आर एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा वी एस आर कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा वी एस आर साइन थीटा। क्या हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए, कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए अगर इसको जस्ट अपोजिट पहुंचना है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी एस आर साइन थीटा, है ना। मैं कोई याद करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं हालांकि ये डायरेक्ट याद रख सकते थे, करने के लिए बोल देता है टीचर, मैं तुम्हें याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी आर बाय वी एस आर। अच्छा, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है, तो ये रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ कितना, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 10 मीटर पर मिनट, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया है, 20 मीटर पर मिनट। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 हो गया, यानी थीटा आपका कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब उसने क्या बोला है, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही स्विम, तो पहली बात तो 30 डिग्री है ना, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा था, यानी कि इधर 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 से कितना स्पीड से ये जाएगा, 30 डिग्री। और ये आपका कहलाता है इधर, ये ऊपर कहलाता है नॉर्थ, ये कहलाता है आपका वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है आपका, 9th का 1। क्लियर है यहाँ तक, तो 9th का 1 ऑप्शन है डायरेक्ट, इसको जस्ट क्रॉस करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, यानी ऐसा रेन ड्रॉप है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ ये आपका रेन ड्रॉप्स है, एंड दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक। टू ए पर्सन मूविंग ऑन ए लेवल ग्राउंड रेन ड्रॉप्स appear टू बी कमिंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी वो appears जो हो रहा है दैट मीन्स की वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है वो, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। द वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ, अब समझो आदमी जो जाएगा वो किधर जाएगा, इधर जा रहा होगा। अच्छा, वेलोसिटी ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो अगर आप देखो तो वो बोल रहा है क्या कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या होगा, तो एक चीज समझो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दैट इज हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन,
लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो हम लिख सकते हैं, क्या वो मैं लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कहाँ दिया है? वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है ना? मतलब दोनों का डायरेक्शन दिया है, कहने का मतलब है। तो क्या आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन से ही निकाल सकते हो इसको, कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है आपका? इधर, और वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? इधर अगर जा रहा होगा तो इधर हम ले सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन का? तो यानी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, समझे? और यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो यहाँ से आपका आ जाएगा वी एम स्क्वायर इक्वल टू वी आर एम का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर, यानी ये आंसर आ जाएगा आपका 4 चौके 1600 माइनस 20 दूना इतना 400, यानी ये आ जाएगा कितना आपका 1200। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा इसका रूट अंडर 1200, तो ये हो गया 10 12 रूट अंडर 12 आ जाएगा, समझे? तो ये आपका 10 का कितना हो गया 10 इंटू रूट अंडर 12 किलोमीटर पर आवर, सिंपल है, समझे? तो यहाँ से क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ था ना वेलोसिटी ऑफ रेन मैन, तो इससे निकाल लेंगे हम उसका वेलोसिटी, क्लियर है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कौन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एन एरो इज शॉट इन एयर, इट्स टाइम ऑफ एन एरो इज शॉट इन एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज 200 मीटर, द प्रोजेक्शन एंगल ऑफ द एरो विद द हॉरिजॉन्टल इज। तो पहले बात समझ में आना चाहिए कि टू टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u/g, और द मतलब u/, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है ना, u sin थीटा, मतलब u sin थीटा को हम u/, लिख रहे हैं। अच्छा, रेंज, रेंज को हम लोग लिख सकते हैं 2u/g लिख सकते हैं, है ना, रेंज को। द प्रोजेक्शन, उसने बोला है क्या कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका ये वो है 5 सेकेंड और रेंज जो है आपका 200 मीटर है। तो यहाँ से देखो बच्चा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यू एक्स निकाल सकते हैं, यहाँ से यू एक्स लिख सकते हैं 2u, देखो यहाँ पे 2u/g, इसको इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, यू एक्स 2u/g। क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट है? बोला हाँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है? 5 सेकंड दिया है, तो कोई क्या इसको मैं यहाँ पे 5 इक्वल टू 200 लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 5 चौके 20 40, तो यू एक्स आपका कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। पहली बात, टाइम ऑफ फ्लाइट से देखो तो ये इस इक्वेशन से यहाँ पे यू वाई निकाल सकते हैं हम, यू वाई कितना आ गया यहाँ से आ गया 10, ये जी इधर मल्टीप्लाई हो गया 10 इंटू 5 50/2 यानी कि 25 आ गया कि नहीं? अब देखो जिस जहाँ से फेंका गया था ये यू स्पीड था, इधर आपका यू एक्स था, इधर आपका यू वाई था, ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा क्या लिखेंगे यू वाई बाय यू एक्स। वाई कंपोनेंट कितना आ गया 25, यू एक्स कितना आ गया 40, तो 5 25 5 8 40, तो थीटा कितना आ गया 10 इनवर्स 5/8, तो ऑप्शन कौन सा 1, तो 11 का ऑप्शन कितना हो गया 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट, a body a body a body falls freely from rest under gravity, it covers as much distance in last second of its motion as covered in the first 3 second, the body has fallen for a time। देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें बस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे बच्चा। इसने बोला ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, तो ये यू कितना है 0 है, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड मतलब ये मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, शुरू से लेकर के अंत तक n सेकेंड लगा, तो ये जो लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं nth सेकेंड। तो nth सेकेंड में हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं u प्लस फॉर्मूला जो होता है a/2 2n-1 होता है, तो यहाँ u 0 है दिया हुआ है और एक्सेलरेशन का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है यानी g/2, तो 2n-1 लिख सकते हैं। दिस इज द लास्ट एक
nth सेकेंड, यानी कि लास्ट ये जो nth सेकेंड मतलब इसके लास्ट एक सेकेंड में मतलब हो गया दिस इज n-1 सेकेंड से लेकर के n सेकेंड के बीच का डिस्टेंस, उसके बीच में एक सेकेंड का इंटरवल है, तो वही ये दिया हुआ है। उसने बोला है कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन दी फर्स्ट 3 सेकेंड, तो फर्स्ट 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फर्स्ट 3 सेकेंड यानी स्टार्टिंग से, दैट मीन्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे बच्चा, यहाँ पे at स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, u जीरो है, एक्सेलेरेशन नीचे है, ये जीरो है, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो मतलब हाफ gt स्क्वायर 3 सेकेंड में कितना चल जाएगा g, और लास्ट 3 सेकेंड में 3 3 9, तो 9, ये दोनों बोला कि बराबर है, जितना सेकेंड में ये कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये भी नेगेटिव है, नीचे डायरेक्शन में है ना, ये और ये बराबर है, तो बराबर कर लो, यानी g/2 2n-1 दैट इज इक्वल टू g/2 इंटू 9, तो क्या g/2 ने उड़ा दिया, बोला हाँ, 2n-1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 9, तो 2n इक्वल टू क्या लिखेंगे 10, तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 सेकेंड, तो ऑप्शन 2 आ गया, समझे। तो 12 का ऑप्शन कितना हो गया 2, 13 में चलते हैं। तो 13 में क्या है आपका कि अब आगे पढ़िए अच्छे से, कि 2 balls of different masses are thrown vertically upwards with the same speed, यानी 2 balls of different masses है बच्चा, ये m1 है, ये m2 है, तो बोला कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड, इसको भी u स्पीड से फेंका गया, u भी u स्पीड से फेंका गया, दे विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। कहने का उसका क्या मतलब है कि जब ये ऊपर जाएगा और जहाँ से फेंका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ वापस जब आएगा जहाँ से फेंका और वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे 0, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो आपको पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी, नीचे है तो माइनस 2g, और मतलब चलो प्लस 2s लगा देते हैं, 2g और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है 0 है, अभी डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब प्लस माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 थी, पूरा टर्म 0 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया आपका u इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो गया। अच्छा सही तो है, मतलब उसने सही बोला है, मतलब 2 balls ऑफ डिफरेंट मासेस आर मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो डायरेक्ट हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा v बराबर u, यहाँ पे आपका आ जाता है। चलिए वो सही है। नीचे देखो तो डाउनवर्ड वेलोसिटी अटेंड एट द सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉल, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में यहाँ पे मास है, कहीं पे इस इक्वेशन में कहीं मास आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब सेकेंड भी सही है। अगर मास पे डिपेंड करता तो ऐसा नहीं होता। तो क्या सर अगर मास अगर कुछ और होता, तो मतलब अगर मान लो ये ग्रेविटी नहीं होता, मतलब ग्रेविटी होता लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी होता, तब ऐसा नहीं होता। को क्यों नहीं होता सर, तब कुछ और फैक्टर आ जाता है, एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर आ जाता, मटेरियल कैसा है उसकी वजह से, विस्कोसिटी फ्लूइड्स है ना उसकी वजह से वो आ जाता। दैट मीन्स ए इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है एसर्शन का, क्योंकि ये मास पे इंडिपेंडेंट आ रहा है, वेलोसिटी पे यहाँ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को आप लिखे और इसी इक्वेशन के हेल्प से ना पहले वाले को आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाँ सही बात है, नहीं कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर आप नेक्स्ट देखो, आप 14 नंबर बोला फॉर ए पार्टिकल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, द कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज क्या होगा। तो अगर आप देखो तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सेलरेशन 2 सेकंड तक क्या है आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपका क्या है 2 सेकंड तक कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू है। और आपको वेलोसिटी ग्राफ खींचना है, तो देखो जब भी किसी से किसी ग्राफ खींचना हो ना, तो जल्दी से याद मत रखो ग्राफ को, पहले देखो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt होता है, हाँ सर, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दैट मीन्स कि हम कांस्टेंट को k मान लेते हैं, तो dv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं k dt लिख सकते हैं। हमें वेलोसिटी निकालना है तब तो ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ से v का 0 इनिशियल मान लेते हैं, 0 टाइम में वेलोसिटी, तो यहाँ पे v और यहाँ पे t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे v, तो ये आ गया kt। अरे सर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट मीन्स कि जो 0 से 2 सेकंड आएगा यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, तो सेकंड वाला तो खत्म, फर्स्ट वाला भी खत्म, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मतलब वो कांस्टेंट वाला नहीं आएगा, मतलब
लीनियरली आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, डायरेक्ट दिख रहा है 4, तो ऑप्शन कौन हो गया 4। तो मैं कहता हूँ ग्राफ को रटो नहीं, आपको जैसे जैसे डेटा दिया है पहले आप इक्वेशन लिख लो और इक्वेशन से आपको ग्राफ में कन्वर्ट आना चाहिए, यानी इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करना आना चाहिए और ग्राफ को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया था एक्सेशन कांस्टेंट, तो मैंने इसको लिख लिया, एक्सेशन कांस्टेंट है 0 सेकंड, फिर एक्सेशन का वैल्यू क्या है डी बाई डी टी, तो मैंने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया v इक्वल टू के टी। अच्छा वेलोसिटी y एक्सिस में है और t तुम्हारा x एक्सिस में है, तो उसको तुम इसको रिप्लेस करके y और x के टर्म में देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में आ गया। अरे ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन का है। अच्छा इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। तो आपका ग्राफ में अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है स्लोप ये सब निकालने में, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाया हुआ है ग्राफ के में, आप देख लो जा करके, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द टॉप ए टावर रीचेज द ग्राउंड विथ ए स्पीड 4u, द हाइट ऑफ द टावर इज, कुछ नहीं, यहाँ से आपका हाइट दिया हुआ है h और यहाँ से u स्पीड से फेंका गया है और जब ये ग्राउंड पे आया तो ये 4u से टकरा गया, 4u से टकरा गया। तो u दिया है और उसने देखो वर्टिकली अपवर्ड फेंका है h हाइट से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर नीचे डायरेक्शन में है तो ये कितना हो जाएगा 16u स्क्वायर हो गया, है ना, u स्क्वायर ऊपर है। अच्छा प्लस 2g माइनस जी है नीचे, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है तो माइनस h हो गया इनिशियल टू फाइनल। तो अब देखो यहाँ से तो ये कितना आ गया, u स्क्वायर इधर आ गया तो ये आ गया 15u स्क्वायर और ये आ गया आपका 2g h आ गया। आपसे क्या पूछा हाइट ऑफ द टावर, तो h कितना हो गया आपका 15/2 u स्क्वायर बाय जी, और 15/2 कितना हो गया 7.5 u स्क्वायर बाय जी, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका 1 हो गया। समझ में आया, तो हमें नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आपको। चलिए आइए 16 अब देखते हैं। इसमें 16 में क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स हेल्ड एट डिफरेंट हाइट 8 मीटर एंड 12 मीटर एबव द ग्राउंड आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक पार्टिकल्स को यहाँ से आपको रखा गया है 8 मीटर पे और एक को रखा गया है आपको 12 मीटर पे एबव द ग्राउंड आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, यहाँ भी u 0 है यहाँ भी u 0 है, बोला ठीक। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, है ना, अब यहाँ पे कितना स्पीड, सब तुमको पता है u से फेंकते हैं तो u 0 है, h दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा v1 इक्वल टू रूट अंडर 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो, तो u स्क्वायर 0 है 2g और डिस्प्लेसमेंट ये h है आपका हाइट के बराबर है। तो आपको पूछा गया था v1 बाय v2 बताओ, तो आप क्या लिखोगे रूट अंडर 2gh1 बाय रूट अंडर 2gh2, 2g कट गया और h1 कितना आ गया 8/12, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 चरतिया 12 रूट अंडर 2 बाय कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी आप √2/3 को इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप ये समझो इसको थोड़ा ऐसे अरेंज कर लो, और क्या ये नीचे 6 है ना √6, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ 3 × 2 कर दिया यहाँ पे, क्योंकि 2 बाहर करना था हमें, तो 2 बाहर करके देख लेते हैं कि ये है ना, क्योंकि ये √2/3 है ना बच्चा, तो 3 × 6 तो √6, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए √17, a balloon is moving upward with a velocity 20 meter per second, it releases a stone which comes down to the ground in 50 seconds। ठीक है, तो बैलून इज मूविंग अपवर्ड, यानी एक बैलून है जो ऊपर जा रहा है कितना से 20 मीटर पर सेकेंड से, इट रिलीजेज ए स्टोन विच कम्स डाउन टू द ग्राउंड इन 50 सेकेंड। एक चीज समझो बच्चा, जब कहीं कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो बेसिक इसका पहले समझो, जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है वहां से अगर आप कोई चीज रिलीज करते हो तो इनर्शिया के वजह से वो जिस पहले स्थिति में जो था वही रहना चाहता है। तो जब आप यहाँ से स्टोन को रिलीज करोगे, जब आप स्टोन को यहाँ से रिलीज करोगे बैलून से, तो इसका स्पीड वही हो जाएगा जो बैलून का था इनिशियली, तो ये ऊपर ही जाना चाहेगा जब उसको रिलीज करोगे 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू इनर्शिया, है ना, ट्रांसफर हो जाता है स्पीड। तो याद रखना, इसे कार चली, कार से तुम मान लो किसी चीज ऑब्जेक्ट कार मूव कर रही है किसी स्पीड से और वहां पे तो उस इंस्टेंट पे तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, तो समझो जो कार का स्पीड था वो उसी ऑब्जेक्ट का हो जाएगा जिसको आपने रिलीज किया था, बस। तो अभी आप समझोगे द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड एट द मोमेंट व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, मतलब यहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया गया, इसका स्पीड ऊपर कितना है बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड।
अब जैसे इसको छोड़ दिए तो अब ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी ये h हाइट है, तो यहाँ से जहाँ से रिलीज किया गया था वहाँ से हाइट पूछा है, तो क्या ये क्वेश्चन अब आसान हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे कि 20 मीटर पर सेकेंड आ गया और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है h है, तो और उसने बोला हुआ है कि जो टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया ना, इट रिलीज ए स्टोन विच कम्स डाउन टू द ग्राउंड इन 50 सेकेंड, टाइम आपका दिया है 15 सेकेंड। तो आप क्या इक्वेशन लगाओगे, एस बराबर यू टी, जी नीचे लेंगे तो माइनस हाफ, जी नीचे ले लिए माइनस कर दिए टी स्क्वायर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो ये हो गया माइनस एच, यू ऊपर है तो 20 और टाइम आपका कितना है तो 15 सेकेंड माइनस हाफ, जी हो गया 10 इंटू टाइम हो गया आपका 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 300 और ये हो गया 5 माइनस ये 5 और ये हो गया आपका 225 हो गया, तो ये आपका कितना आ गया 250 और ये हो गया 300। क्लियर है। तो आपका 17 में जो 17 का आंसर आएगा वो आएगा 825 मीटर, है ना, 825। समझे तो सर, तो ये कितना हो गया आपका 825 मीटर। क्लियर है यहाँ तक बच्चा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एन अल्फा पार्टिकल रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर with velocity 3.14 meter per second, then current associated with the motion of the particle, with the motion of the particle। चलिए, तो इसमें क्या बोला है कि एक अल्फा पार्टिकल है आपका, कौन है, अल्फा पार्टिकल है, रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आपका दिया हुआ है, रेडियस आपका कितना है 1 मीटर है और वेलोसिटी आपका कितना है, वेलोसिटी आपका 3.14 मीटर पर सेकेंड है। देन करंट, अब देखो जब भी एक चीज समझो, जब भी कोई पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ लेना तो करंट आप हमेशा लिखा करो क्यू बाय टाइम पीरियड, क्यू बाय टाइम पीरियड, एक चक्कर घूमने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन का, रेडियस दिया हुआ है, तो हमें वेलोसिटी के टर्म में चार्ज को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, किसको कर सकते हैं, टाइम पीरियड को कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर बाय वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, टाइम पीरियड जो होता है टोटल डिस्टेंस ले लो फॉर्मूला में 2 पाई आर बाय स्पीड ले सकते हैं, तो 2 पाई आर बाय वी कर दिए तो ये हो गया क्यू वी बाय 2 पाई आर। अच्छा अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल जो आपका होता है ना वो होता है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो हीलियम के न्यूक्लियस है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन 2 है, तो उसमें 2 प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, तो उसमें 2 प्रोटॉन होगा, तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ई हो गया, और वेलोसिटी कितना है आपका 3.14 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 3.14 यानी पाई, तो 2 पाई इंटू रेडियस। अच्छा उसने पूछा है कि आपका करंट जो है, देन द करंट पासिंग थ्रू इतना और इन सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपका 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे बच्चा और दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट आ गया। क्या पाई ने पाई को उड़ा दिया, 2 ने 2 को उड़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वही आ गया, यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 एम्पियर, यानी ऑप्शन 4 आ गया। समझ में आ गया, तो 18 का ऑप्शन कितना हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। चलिए आगे। हाँ तो 19 नंबर क्या है कि रेजिस्टेंस का जो है एरिया, जो एरिया है आपका वो रेशियो में दिया हुआ है A1:2 A2:3 दैट इज इक्वल टू 1:2:3। तो अगर मैं अब बताऊं रो आर का तो क्या लिखेंगे रो एल बाय ए लिखते हैं, उसने बोला मटेरियल सेम नहीं रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है तो लेंथ सेम है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो पहला का क्या लिखेंगे आर इक्वल टू के बाय ए ले लेंगे R1, R2 क्या ले लेंगे के बाय 2A ले लेंगे और R3 क्या ले लेंगे के बाय 3A ले लेंगे, लेंगे कि नहीं। तो यहाँ से देखो तो के बाय ए, तो अब यहाँ से बोला गया है, अच्छा इसको अब मैं इसको ना क्या करता हूँ कि एक फ्रैक्शन में इसको मतलब इस तरह से, इस तरह का वैल्यू में चेंज करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी, और 6 से आपका सभी में 6 से हमने क्या कर दिया
मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि ये आ जाएगा आपका 2 × 3 और ये आ गया 2, तो ये आ गया आपका 6 × 3 = 2। मैं किसी भी तीनों का रेशियो लेना है ना हमको, R1 R2 R3, तो रेशियो डिवाइड करना है, तो मैं एक ही चीज़ से सभी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सर 6 से क्यों मल्टीप्लाई किए? इसलिए किए कि यहाँ पे 3 × 2 है ना 6 है, तो 6 करने से यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तुमको एक रेशियो मिल जाएगा परफेक्ट, है ना, क्योंकि वो 1/, में आ रहा था ना इसीलिए। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा था, 6:3 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन नंबर, अगर आप 20 देखो बच्चा, तो 20 का क्या होगा क्वेश्चन पढ़िए आप, है ना, कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक वायर विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। तो पहले आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, ए एक्सेलरेशन होता है आपका E/m इंटू टाउ। अच्छा टाउ हमारा क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम है, क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बच्चा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 2 बार जो कोलाइड करता है सक्सेसिव कॉलिजन, तो जब यहाँ भी कॉलिजन किया यहाँ भी कॉलिजन किया, तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे ये तुरंत कोलाइड कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके साथ तुरंत कर जाएगा। तो तुरंत कर जाएगा मतलब क्या हो गया कि टाइम आपका डिक्रीज कर गया, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो उसने बोला द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक वायर विल डिक्रीज द इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। अरे वाह सही है, ये सही है। अच्छा अब रीजन में चलते हैं, रीजन में बोला है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा देखो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया फॉर्मूला से, क्या वही देखो, पहली बात ये समझो कि असर्शन रीजन में क्या होता है, जो चीज आप एक्सप्लेन खुद करते हो कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, तो रीजन में आपको वही पता रहेगा, वही रहेगा, तो आप अपना मैच कर लो कि आपने रीजन सही दिया है कि नहीं। तो नेक्स्ट बोला कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटेलिक वायर डिक्रीजेज, तो वही तो एक्सप्लेन किया जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वही तो मैं जो रीजन दे रहा हूँ खुद वही उसने बोला, इसका मतलब सही है जो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर आप देखो तो 21 नंबर में क्या कहता है, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, कैन बी चेंज, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी चेंज। ऑब्वियस है द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हम चेंज कर सकते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं बच्चा, इधर ध्यान दो, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को हमें एक वोल्ट मीटर बनाना होता है, इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, एक सीरीज में क्या करते हैं, मान लो इसके क्रॉस हमें रेजिस्टेंस वोल्टेज कैलकुलेट करना है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये हमारा अभी वोल्ट मीटर हो गया। अब हम शंट रेजिस्टेंस को बार बार चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो आप वोल्ट मीटर का रीडिंग लिखते हो ना, तो ये जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग करता है वो क्या लिखते हो कि जो आप गैल्वेनोमीटर जो लिखता है 1 + G बाय सॉरी भी वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो लिखेंगे IG × G + S। तो ये गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है कि कितना डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो बोल रहा है कि द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी चेंज्ड, है ना, हाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। ऑब्वियस है, देखो मैंने रीजन नहीं देखा लेकिन तुम्हें बेसिक समझा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस को जब मैं चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस तो हमारे हाथ में है चेंज करना, गैल्वेनोमीटर एक बार फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये शंट रेजिस्टेंस तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं हाई लो करने के लिए, है कि नहीं। तो शंट रेजिस्टेंस का चेंज करना किसके हाथ में है, हम लोग के हाथ में है। तो अलग अलग शंट रेजिस्टेंस रखेंगे तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या देगा, अलग अलग देगा, तो वो सही बोल रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए तो नेक्स्ट में अगर आप देखिए तो इसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग सर्किट ईएमएफ इज 2 वोल्ट, कहाँ गया ईएमएफ, ये रहा। तो मैं पहले सर्किट बना लेता हूँ, ये रहा ये रहा ये रहा, ईएमएफ इसका दिया है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, तो यहाँ पे इसको चिपका दो 1 ओम, जो नहीं है वहीं पे आप रखो। उसके बाद एक ये आपका 3 ओम है और यहाँ आपका बच्चा आमीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। बोला है कि ये सब कुछ दिया है, रीडिंग ऑफ एमीटर वोल्ट मीटर रिस्पेक्टिवली। पहली बात इसने कुछ नहीं बोला है कि वोल्ट मीटर आमीटर आपका आइडियल है या नहीं है, नहीं कुछ बोला, उसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है वोल्ट मीटर आमीटर का, तो हमें तो आइडियल लेना है। तो आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 0, तो तुम और वोल्ट मीटर का इन्फिनाइट होता है, मतलब कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा वोल्ट मीटर। तो तुम क्या करो ना, पहले एक नया सर्किट बना लो ऐसे करके बिना आमीटर वोल्ट मीटर का। तो आमीटर को
ऐसे करके शॉर्ट वायर कर देंगे, वोल्ट मीटर को डायरेक्ट हटा देंगे। और यहाँ पे ये 2 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 3 ओम है, यहाँ पे आई करंट गया। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और 3 प्लस 1 4 ओम, ये सीरीज में कनेक्शन है तो कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। तो जो करंट यहाँ 0.5 जाएगा, क्या वो एमीटर के एमीटर के साथ वही करंट फ्लो करेगा, करेगा कि नहीं? तो 0.5 0.5, एक सेकंड, यहाँ पे कितना है, ये 3 ओम है, ये आपका 1 ओम है, 2/3 हो गया, हाँ ठीक है, 1/2 एम्पियर है। तो 0.5 एम्पियर कहाँ है, यहाँ है, और तो कहीं है भी नहीं, तो हम तो डायरेक्ट मार देंगे। हालांकि वोल्ट मीटर का रीडिंग आपको कनेक्ट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्ट है, तो आपको इसके बीच में करना है ना कनेक्ट। क्या ये एक सेल है, सेल के क्रॉस जो ये टर्मिनल वोल्टेज के क्रॉस जैसा हो गया, तो यहाँ पे करंट आई है, तो यहाँ पे हम क्या है 2 माइनस ई माइनस आई आर कर सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस आई, यहाँ पे कितना है 1/2, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, तो 2 माइनस 1/2 कितना हो गया यहाँ से, अरे टर्मिनल वोल्टेज जो होता है सेल के क्रॉस, उसको आप क्या लिखते हो ईएमएफ माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस करते हो ना, बस वही कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 3/2, तो ये हो गया। हालांकि उस ऑप्शन में देखो ऐसा कभी होता है इसमें ना, नीट एग्जाम सब और जेई सब में भी ऐसा होता है कि ऑप्शन में एक देता है तो देख लोगे, एक चेक कर लोगे, वो नहीं होता है किसी ऑप्शन में, तो डायरेक्ट टिक करो, दूसरे कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए 23, a student has 10 wires each of 20 ohm, then which one resistance cannot be obtained with the combination of these wires? यानी ये स्टूडेंट को कितना 10 वायर्स है और सभी का रेजिस्टेंस कितना है बच्चा 20 ओम है। बोल रहा है विच वन रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, इसमें से चारों ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता है। पहले ये समझो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, जब आप उसको सीरीज में कनेक्शन करोगे वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कितना 10 वायर है, दोनों सभी को सीरीज में कनेक्ट करो, सबको जोड़ दोगे, यानी 2 इंटू 10 कर दोगे तो बच्चा 200 ओम, यानी 200 ओम से तो ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो पैरेलल में करोगे तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करोगे तो 10 टाइम्स तो 10/r करोगे, तो ये r कितना है यहाँ पे आपका 20, ये कितना हो गया 1/2, तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका 2 ओम। समझे? तो सबको जब तो आप पैरेलल में करते हो तो उससे कम रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है, जो आप पैरेलल में करते हो उससे कम रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, यानी 2 ओम से कम रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है। सबसे कम रेजिस्टेंस तब होता है जब आप सभी रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब होता है जब आप सीरीज में कनेक्शन करते हो। तो मिनिमम हो सकता है 2 और मैक्सिमम हो सकता है 200, तो 200 से ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, है ना। अच्छा 2 ओम से कम वाला है क्या, हाँ है 1 ओम है, तो 2 ओम तो मिनिमम 2 ओम है, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन कितना हो गया 1, खत्म। तो चलिए 24 देखते हैं, एज द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द सर्किट इन फिगर करंट पासिंग थ्रू इट इज अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें देखो बच्चा, ये आपका कितना है 4 ओम, ये कितना है 4 ओम, ये कितना है 5 वोल्ट, ये कितना है 20 वोल्ट, ये कितना है आपका 2 ओम, ये है आपका ग्राउंड। अच्छा इस और पूछा क्या है आपका कि करंट पासिंग थ्रू इट इज अप्रोक्सीमेटली, इसमें करंट कितना पास करेगा, है ना। एज अ स्विच एस इज क्लोज इन द सर्किट इन द फिगर करंट पासिंग थ्रू इट, यानी कि स्विच के साथ यहाँ पे कितना करंट पास करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से 20 वोल्ट से करंट ऐसे करके ऐसे चला और ये आई चला, और यहाँ पे हम मान लेंगे ये I1 और इसमें I2, तो हम क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। अच्छा यहाँ का वोल्टेज हम मान लेते हैं, यहाँ का जंक्शन वोल्टेज नहीं पता है तो V मान लेते हैं। अच्छा चलो I को हम क्या लिख सकते हैं, हाई पोटेंशियल 20 माइनस V डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V बाय R, तो 20 माइनस V डिवाइड बाय 4, तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 इधर जा रहा है तो क्या लिखेंगे V माइनस 5 डिवाइड बाई 4 प्लस V माइनस, ये ग्राउंड है ये अर्थिंग है, V माइनस 0 डिवाइड बाय, ये ओम्स लॉ लगा दिए, समझे ना। ये देखो ये पहली बात तो जंक्शन लॉ लगा दिए पहला वाला, और दूसरा में हम I को मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 20 वोल्ट हाई इधर करंट का डायरेक्शन लिए हैं तो हाई पोटेंशियल हमारा हो गया 20 और लो पोटेंशियल हो गया वोल्टेज, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे हैं V बाय आर। जैसा ऐसा करंट लोगे उसके अकॉर्डिंग आप वोल्टेज को लिखोगे, जैसे ये करंट लिए तो हाई, ये करंट ऐसे लिए इसका मतलब V को हाई पोटेंशियल माने और 5 को लो पोटेंशियल, तो V माइनस 5/4, और यहाँ से लेके V माइनस 0/2, समझे।
तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, वोल्टेज निकाल लोगे। देखो 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ से 2 और ये 2, तो कितना आ गया यहाँ से 20/2 कर लेते हैं ये, तो कितना हो गया 10 माइनस V/2, ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के। फिर ये लिखेंगे V/2 माइनस 5/2 और प्लस V कर सकते हैं। तो V को एक साथ लेके जाओ, तो V को मैं एक साथ उधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5/2 और इधर चला जाएगा V/2 प्लस V/2 V प्लस V, तो ये हो जाएगा 2V और ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 2V। तो यहाँ से वोल्टेज आ गया हमारा 25/4 वोल्ट आ गया वोल्टेज। अच्छा चलो, यहाँ पे ये जब इसमें करंट पूछा था इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट इधर लिए हैं, I2 लिए हैं, तो I2 को तो बच्चा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वोल्टेज भी है, ये 0 है, तो V माइनस 0/2, तो 25/4 माइनस 0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/8, तो 24, तो कितना आ गया 24, 3 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा। सिंपल, अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है ना, तो सही है सब कुछ। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Read carefully the following. The internal resistance of two cells on are 0.1 ohm 2 वोल्ट। देखो तो यहाँ पे क्या है बच्चा, ये डायरेक्ट है, ये कितना है 2 वोल्ट है, ये कितना है 0.1 ओम है, ये आपका 2 वोल्ट है, ये आपका 0.3 ओम है और नीचे आपका 0.2 ओम है। सब दिया हुआ है इस तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। मतलब करंट इन द सर्किट इज इतना, तो करंट तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे बच्चा। ये दोनों देखो तो सीरीज में कनेक्शन है, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट बैटरी कनेक्ट, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो नेट वोल्टेज हो गया 4 और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 0.2 0. सीरीज में कनेक्शन है, तो 0.3 प्लस 0.2 0.5 0.6, तो 0.6 हो गया। ये इधर ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 20 और 3, तो कितना हो गया 20/3 एम्पियर। तो करंट तो सही है भाई, करंट तो सही है। तो चलिए अब आगे क्या बोला उसने कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ए सेल कहाँ है, ये रहा। टर्मिनल वोल्टेज क्या लिखते हैं 2 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल क्या लिखेंगे 2 वोल्ट माइनस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है इंटू करंट आपका 20/3 है। तो इसको 10 यहाँ से कैंसिल आउट करो, ये 0 करो, ये हो जाएगा 2 माइनस 2/3, ये आ जाएगा 3, 3 दूना 6 माइनस 2 हो गया, ये 4/3 एम 4/3 हो गया आपका 4/3 वोल्ट हो गया। तो क्या ये 4/3, अरे हाँ, इसका मतलब फर्स्ट सही है, सेकेंड भी है ना, बोथ आर ट्रू, यानी ऑप्शन 1 है ना। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। क्लियर है? चलिए, तो आपको आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो अब नेक्स्ट में करते हैं। अब 26 में देखो, तो 26 का भी यहाँ देखो, तो व्हेन ए सेल इज शॉर्ट सर्किटेड देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज 0। ऑब्वियस है कि अगर आप एक सेल है, इसका EMF ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसको शॉर्ट कर दोगे मतलब ऐसे एक जिसका रेजिस्टेंस 0 वाला तोड़ दोगे, मतलब कनेक्ट कर दोगे पैरेलल में। शॉर्ट करने मतलब ये हो गया। तो इस वायर के क्रॉस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, वोल्टेज कितना हो गया 0, तो इस सेल के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 0, यानी आपका व्हेन ए सेल इज शॉर्ट सर्किटेड देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज 0। ऑब्वियस हो गया कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 0 हो गया। सही है। स्लोप ऑफ कर्व ड्राउन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिस्चार्जिंग करंट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो बोला गया है यहाँ पे आपका स्लोप ऑफ कर्व ड्राउन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिस्चार्जिंग एंड करंट इज इक्वल टू, तो डिस्चार्जिंग मतलब क्या होता है, यानी ये करंट यहाँ से निकल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, EMF ही है। तो स्लोप ऑफ कर्व ड्राउन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिस्चार्जिंग एंड करंट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो E माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज इधर VT ले लेते हैं और इधर करंट ले लेते हैं। तो इसका स्लोप क्या लिखोगे VT/I लिखोगे, स्लोप क्या लिखोगे VT/I। तो चलो, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो VT आपका Y एक्सिस में, करंट आपका X एक्सिस में, इसका स्लोप बोला गया है, तो E माइनस और I यहाँ हो गया X इंटू R। तो स्लोप यहाँ आपका क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। तो क्या बोला इसने इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, अरे हाँ ये भी सही है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू।
देखो टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई है, तो उसने बोला है कि वी टी और आई, अगर आप वी टी को वाई एक्सिस में लेते हो, एक्स एक्सिस में आप आई लेते हो, तो दोनों के बीच का जो स्लोप होगा वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो दिख तो रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करेंगे तो यहाँ पे एम स्लोप के जगह पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हो गया खत्म। चलिए नेक्स्ट, इन द गिवन द पावर लॉस इन लोड रेजिस्टेंस आर कैन नॉट बी, मतलब यहाँ पे जो पावर लॉस है वो नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी, कितना नहीं हो सकता है, आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ समझो कि इस चीज़ को आप घर पे भी कर सकते हो। द पावर लॉस इन लोड रेजिस्टेंस आर कैन नॉट बी, मतलब आप ये समझो कि ना एक मैक्सिमम पावर आप निकाल सकते हो। पहले बेसिस समझो, मैं तुम्हें एक यहाँ पे ये समझाता हूँ, ये चीज़ आप घर पे भी कर सकते हो। ये वोल्टेज है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये लोड रेजिस्टेंस है। तो इसमें अगर इसको देखेंगे कि ये पावर मैक्सिमम कितना हो सकता है और ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसका कितना वैल्यू दे दें कि ये पावर मैक्सिमम कंज्यूम करे, तो ध्यान रखना कि ये जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। सर कैसे? तो देखो यहाँ पे पावर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, मैं करंट लिखूंगा, पावर लोड में क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर लोड, और आई क्या लिखेंगे, वोल्टेज डिवाइड बाय आर लोड प्लस स्मॉल आर, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू लोड रेजिस्टेंस कर देंगे, है ना। तो ये पावर कंज्यूम्ड बाय लोड रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसको मैक्सिमम लिखना है तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा से कि डीपी बाय यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को हम वेरिएबल माने हैं, तो डी लोड के, क्योंकि लोड क्या है, वैल्यू निकालना है, ये वेरिएबल है ना हमारा लोड, वही तो निकालना ही है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो पुट कर देंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट पुट करेंगे तो तुम्हें आएगा लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखो तो ये 12 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सभी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। 6 और 3 आपका पैरेलल में है, तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 9, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये हो गया 2 और ये 4, तो 6 ओम हो गया। तो ये पूरा 6 ओम हो गया, पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा 12 वोल्ट का। और तो ये आर लोड रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो ये जो आर होगा ये मैक्सिमम पावर उस समय कंज्यूम कर रहा होगा उस आर के वैल्यू पर। बोला अच्छा, तो ये कितना करेगा, ये पावर आर का वैल्यू कितना हो सकता है, 6 ओम, तो ये मैक्सिमम पावर कितना कंज्यूम करेगा, ये तुम ये मैक्सिमम पावर भी निकाल सकते हो कि 6 ओम पे मैक्सिमम पावर कितना ये कंज्यूम करेगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ई स्क्वायर बाय, हम क्या लिख सकते हैं, 4 आर टोटल वाला कैलकुलेट करके हम, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 वाट। तो ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो है वो 6 वाट कंज्यूम कर सकता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस का वैल्यू बोला है ना, लोड रेजिस्टेंस आर कैन नॉट बी, तो वो ओम में होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 6 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है अगर मैक्सिमम पावर कंज्यूम करना है आर को। तो क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ देखिए, तो फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स द इफेक्टिव ईएमएफ इज, तो दोनों तो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है तो हम क्या लिखते हैं, ई बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू, ये होता है पैरेलल कनेक्शन, और वन बाय, ये फॉर्मूला में याद दिला दिया, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। लेकिन यहाँ पे देखो 5 वोल्ट का करंट का डायरेक्शन इधर है, लेकिन 2 वोल्ट का अपोजिट करंट है, आई वन और आई टू एक दूसरे के अपोजिट करंट हो तो ये माइनस हो जाता है ना, ये प्लस माइनस हो जाता है क्योंकि करंट ही तो है ई वन बाय आर वन। तो अब यहाँ से देखो तो क्या लिखेंगे, ई, पहले आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, तो आर इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट आ गया 4 और 3 पैरेलल के लिए, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 7, तो 4 तिया 12, 12 बाय 7, तो इक्विवेलेंट बाय 12 बाय 7 हो जाएगा, ई वन बाय आर वन हो जाएगा 5 बाय 3 और 2 बाय 4, सॉरी माइनस में। ठीक है, तो 2 माइनस 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 बाय 3 और माइनस 1 बाय 2, तो कितना हो गया 3 दूना 6, और 3 दूना 6 हो गया, तो ये 10 हो गया, और दूतिया 6 3 हो गया, तो 7 बाय 6 हो गया। तो यहाँ से आपका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा 7 बाय 6 और सॉरी 12 बाय 7, तो ये कैंसिल आउट 2 वोल्ट। एक सेकंड, ये 7 बाय 6 हो गया और ये 12 बाय 7 हो गया, हाँ तो 2 वोल्ट हो गया। 28,
तो इसमें ये हो गया 10/5, 5/10 कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। क्लियर है? चलिए अब 29 का इन विच रेजिस्टेंस पावर लॉस इज मिनिमम, इन विच रेजिस्टेंस पावर लॉस इज मिनिमम, 29 में पावर लॉस मिनिमम बोल रहा है। तो इन ये क्या है हमारा, देखो यहाँ पे गौर करो तो 5/15 और 10/3, क्या ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, 5/15 कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो 20 में से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इन विच रेजिस्टेंस पावर लॉस इज मिनिमम, तो इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं 20 ओम में, 20 ओम में कोई करंट जाएगा नहीं। तो इसमें तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है कि आंसर 3 है भाई। जब करंट ही नहीं जाएगा इसमें, ये बैलेंस है, इसमें जब कोई करंट ही नहीं जाएगा तो उसमें पावर लॉस कितना हो जाएगा, 20 इंटू करंट ही नहीं है तो आई स्क्वायर आर, तो जीरो स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 0 वाट, तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए 30 इन द गिवन फिगर द टोटल पावर लॉस इज, तो इसमें टोटल पावर लॉस क्या होगा आपका। तो पहले समझो, जब भी ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला वैल्यू, ये समझो कि आपका ना रेटेड पावर है और रेटेड वोल्टेज है 100 वोल्ट। तो जो रेजिस्टेंस होता है बल्ब का या किसी का रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और पावर पे डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो बल्ब का जो रेटेड वोल्टेज और पावर है ना उससे रेजिस्टेंस निकाल लो। तो आपको पता है कि पावर क्या होता है V²/R। तो मैं इस बल्ब 1 का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ उसके रेटेड पावर और वोल्टेज के वैल्यू के हेल्प से। रेटेड पावर मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज इसके क्रॉस इतना हो सकता है और मैक्सिमम पावर इतना कंज्यूम कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है, कर नहीं रहा है वो, करेगा वो इसके अकॉर्डिंग 200 वोल्ट के अकॉर्डिंग। तो रेजिस्टेंस हम क्या निकालेंगे, R1 इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से V² यानी कि 100 इंटू 100 बाय P1 लिखेंगे आपका 100, तो ये हो गया आपका 100 ओम। R2 निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 100 इंटू 100/100, है ना। तो सेम ही टाइप का है, तो ये हो गया 100 ओम। तो 200 ओम हो गया दोनों, हम दोनों सीरीज में कनेक्शन है तो 200 ओम हो गया, दोनों एक साथ कर दिए। अब 200 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही पावर कंज्यूम होगा, तो ये 200 ओम के क्रॉस कितना हो गया, 200 वोल्ट है। तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट आई जाएगा आपका 200/200 1 एम्पियर। तो ये 200 ओम कितना पावर कंज्यूम करेगा, I²R, तो 1² इंटू 200 यानी कि 200 वाट, यानी ऑप्शन कितना हो गया 200 वाट। पावर कंज्यूम पूछा था ना, यानी पावर कंज्यूम नहीं पावर लॉस, पावर लॉस पूछा गया था, तो पावर लॉस कितना हो गया आपका कि 200 वाट हो गया। ठीक है, तो चलिए इन द गिवन फिगर I1 I2 I3 R। अब I1 I2 देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना है 11 एम्पियर है। तो हम 11 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं पहले बताओ, I1 जंक्शन रूल से क्या लिख सकते हैं, I1 + I2 + I3। I1 को क्या लिख सकते हैं, सब पैरेलल कनेक्शन में तो वोल्टेज सेम है, तो V/2 + V/4 + V/6, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो V वोल्टेज मान लिया 11 हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो 1/2 है यहाँ से कॉमन ले लो बच्चा, तो ये हो गया 11 दूनी ये हो गया 22, तो ये हो गया V + V/2 + V/3, 2 कॉमन ले लिया था, तो ये हो गया 3 3 दूना 6, तो ये हो गया 6V + 2 तिया 6 3V + 3 दूना 6 2V, तो 6 3 9 2 11 11V/6 और ये हो गया 22, तो यहाँ से 11 दूनी 22, तभी इक्वल टू 6 दूनी 12 वोल्ट। तो वोल्टेज आप आ गया ये। अब I1 निकालना है आपको, तो I1 आपको पता है V/, आपने यहाँ पे क्या लिखा था V/2, तो हो गया ये 12/2 यानी कि 6 एम्पियर। फिर दूसरा क्या लिखे थे V/4 यानी 12/4 यानी कि 4 या 12 3 एम्पियर। फिर V/6 लिखे थे तो 12/6 यानी कि 2 एम्पियर, 6 3 2 होगा, तो I1 I2 I3 6 3 2 यानी कि ऑप्शन 4 हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। तो देखो बच्चा, इसमें क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कि अगर आप पहले एक चीज समझो कि जब भी चीज़ ये मान लो कि R ओम है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस 0 वाला वायर हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा ना, इसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि इसमें जो I करंट ये बटेगा, अगर ये 2 करंट डिवाइड में बट रहा है ना, एक 0 रेजिस्टेंस वायर है तो ये टोटल करंट 0 रेजिस्टेंस में पास कर जाएगा, इसमें नहीं करेगा। तो यहाँ भी वही हो रहा है, I करंट जो यहाँ पे जा रहा है एक 3 ओम में बटा, लेकिन इस रेजिस्टेंस जो कि इसके साथ पैरेलल कनेक्शन है 3 ओम के साथ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दोनों पैरेलल है, ये रेजिस्टेंस 0 है और ये 3 ओम है, तो ये 3 ओम में करंट नहीं जा करके इसमें चला जाएगा 0 रेजिस्टेंस में।
फिर ये 0 रेजिस्टेंस इस 3 ओम के साथ भी पैरेलल है, तो इसमें भी करंट नहीं जाएगा और ये करंट यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएगा। तो I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10/3 एम्पियर, खत्म। चलिए अब नेक्स्ट में देखिए, इसमें बोला था करंट इन द रेजिस्टेंस 3 ओम, कहाँ गया 3 ओम आपका, ये रहा 3 ओम। तो पहले हम देखो ये दोनों 2 वोल्ट पहले ऐसे डायरेक्ट हम कर देते हैं, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, ये जो 2 वोल्ट है और ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है, लेकिन ये 2 वोल्ट करंट ऐसे भेजना चाह रहा है और ये 2 ओम करंट ऐसे 2 वोल्ट करंट ऐसे भेजना चाह रहा है, अपोज कर रहा है, सीरीज में अपोज कर रहा है। इस दोनों की वजह से कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, है ना, 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऐड करोगे तो घटाओगे, तो ये 0 वोल्ट लाइन हो गया और ये आपका 2 ओम हो गया, ये आपका 3 वोल्ट हो गया और ये आपका ये भी 3 वोल्ट है और ये आपका 2 ओम है। और फिर से देखो ये 2 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, ये सर्किट में ऐसे करंट फ्लो कराना चाह रहा है, नेगेटिव टू नेगेटिव, और ये करंट ऐसे, तो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहे और ये एंटी क्लॉकवाइज में। ये 4 वोल्ट 2 वोल्ट एक दूसरे को अपोज करेगा, तो इसको सीरीज कनेक्शन है, तो दोनों में सेम करंट जा रहा है तो सीरीज कनेक्शन है, तो 4 में 2 गया, 2 वोल्ट हो गया इधर और ये हो गया आपका 3 ओम, तो ये ऐसा सर्किट हो गया। और ये 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो हमने ऐसे कर लिया। फिर से देखो तो ये 2 ओम जो 0 वोल्ट लाइन लिखा है, ये 2 ओम देखो इसके साथ पैरेलल में है, जिसका कि रेजिस्टेंस 0 है, तो इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। फिर से देखो तो ये 3 वोल्ट और ये 3 वोल्ट, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, तो ये ऐसा वायर बन गया ना। फिर ये 3 वोल्ट देखो, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, इसको इसे कंबाइन करने पर। तो फिर देखो जो करंट इधर जा रहेगा वही करंट ये अपोज कर रहा है, तो ये दोनों फिर माइनस कर देंगे, तो ये वाला सन्नाटा हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा ये। तो अब ये 0 वोल्ट हो गया। फिर देखो तुम, ये 0 वोल्ट लाइन और ये आपका 2 ओम है, तो फिर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो टोटल करंट रेजिस्टेंस 0 वाला जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे 3 और 2, तो बोला गया था द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस, और 3 ओम यहाँ पे है ना, तो इसमें करंट कितना जाएगा 2/3 एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2/3, क्योंकि इधर तो खत्म हो गया ना, तो 2 वोल्ट डिवाइड बाय 3, तो 2/3 हो गया, है ना। तो 33 का ऑप्शन हो गया आंसर 2। तो चलिए नेक्स्ट में देखिए, हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज 20 मिली वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चा 20 ओम, कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज इतना। तो वोल्ट मीटर तुमको बताया था, वोल्ट मीटर जो होता है, मान लो गैल्वेनोमीटर है जी, इसका रेजिस्टेंस के साथ कुछ कनेक्ट करना पड़ता है, शंट रेजिस्टेंस एस, और इसके रेजिस्टेंस आपको, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है, और ये आपको वोल्ट मीटर आपका ये हो गया। तो वोल्ट मीटर जो इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट जाता है वो IG जाता है, तो IG इंटू जी प्लस एस लिखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, उसने क्या बोला है, हाउ कैन वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, मतलब वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो कितना है 20 मिली वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है, कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, मतलब 20 मिली वोल्ट जो है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, जो इसमें 10 वोल्ट मेजरमेंट करने में। तो ये वोल्ट जो मैक्सिमम मेजरमेंट कर सकता है, मतलब ये कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट मैक्सिमम है, ये हो गया आपका IG हो गया, बात समझे। और क्या दिया है, जो गैल्वेनोमीटर का एंड 2 एंड 20 ओम, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका 20 ओम है, प्लस ये शंट रेजिस्टेंस ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो बच्चा, तो यहाँ पे दिया है जो 20 मिली वोल्ट है ना, वो इनिशियली वाला दिया है, मतलब हाउ कैन ए वोल्ट मीट गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज 20 वोल्ट, यानी पहले वो IG इंटू जी था, मतलब गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वोल्टेज जो था वो आपका 20 मिली वोल्ट था, यानी 20 इंटू 10⁻³ था इसका वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो तो S का वैल्यू आपको निकालना है, तो IG के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, IG डिवाइड बाई जी कर देंगे तो IG ये लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन क्या लिखेंगे 10 इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 20 ओम, और ये हो जाएगा आपका 20 प्लस एस, 20 ने 20 को ख़त्म कर दिया, ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 10⁻3, तो ऊपर चला जाएगा 10 क्यूब हो जाएगा, ये 20 प्लस एस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 1000 10,000 माइनस 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका
10,000 माइनस 20 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9,980 आ जाएगा। क्लियर है हमारा, समझे ना। तो अब बोला है कि अच्छा 9,980 एक दोस्त है, एक सीरीज में एक पैरेलल में, तो ऑब्वियस है कि ये नहीं होगा, सॉरी सीरीज में होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीरीज में कनेक्शन है। ये देखो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ किसमें है, सीरीज में है, तो ये वाला हो जाएगा सीरीज कनेक्शन में। मतलब वो जो हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, हमें उस गैल्वेनोमीटर से हमें हाई वोल्टेज नापना होगा, तो हमें उस गैल्वेनोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 34 का 1 हो गया। चलिए 35, two galvanometer A and B requires 3 milliampere and 6 milliampere current respectively to produce the same deflection of 10 divisions, यानी कि गैल्वेनोमीटर जो है सेम रीडिंग देगा, IG सेम देगा, देन A इज मोर सेंसिटिव देन B। तो आपका जो होता है करंट सेंसिटिविटी जो बच्चा होता है ना, करंट सेंसिटिविटी होता है डिवीजन जो डिफ्लेक्शन करता है डिवाइड बाय करंट। तो यहाँ पे आप देखो तो 3 जो मिली एम्पियर ये दे रहा है और ये 6 मिली एम्पियर, डिवीजन तो दोनों का 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन सेम ही है, तो जो करंट जिसमें ज़्यादा होगा सेंसिटिविटी उतना ही, सॉरी ये करंट सेंसिटिविटी है, बात समझे कि नहीं, ये करंट सेंसिटिविटी है। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो जिसका करंट कम होगा, जिसका करंट कम क्या 3 मिली एम्पियर, ए इज मोर सेंसिटिव देन बी, तो 35 का आंसर कौन होगा ये, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट क्या है डिवीजन डिफ्लेक्शन होता है, और इनपुट में क्या दे रहे हैं उसको करंट, तो करंट सेंसिटिविटी मतलब हो गया डिवीजन, जो मतलब आउटपुट मतलब जितना वो डिफ्लेक्ट कर रहा है डिवाइड बाय इनपुट में जो हमने करंट दिया है। तो करंट जिसमें कम, करंट और डिफ्लेक्शन तो सेम ही है, तो जिसमें करंट हम कम देंगे उसमें करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। चलिए 36, speed of two cars are 2u and 3u at an instant. The ratio of the respective distance at which the two cars are stopped at the सेम इंस्टेंट इज। तो स्पीड्स ऑफ टू कार, एक कार कितना स्पीड से चल रहा है 2u, दूसरा कितना चल रहा है 3u एट एन इंस्टेंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस एट विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड एट द सेम इंस्टेंट, मतलब ये रुक जाता है, ये भी रुक जाता है v इक्वल टू 0 और ये भी रुक जाता है वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस s1 और s2 का रेशियो पूछा गया, इंस्टेंट भी सेम, मतलब t1 यहाँ t1 तो यहाँ भी ये t1 टाइम सेम है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला इक्वेशन से v 0 है तो v इक्वल टू यू माइनस a1 इंटू टी लिख सकते हैं, एक्शन रिटार्डेशन a1 ले लिए, v 0 ये 2u माइनस a1 इंटू टी, तो a1 हम क्या लिख सकते हैं 2u बाई टी, और यहाँ से a2 हम इसी अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं 3u बाई टी, a1 और a2 आ गया, और s1 और s2 के बीच रिलेशन पूछा था, तो s1 का वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं s1 इक्वल टू u इंटू टी माइनस हाफ, रिटार्डेशन हो रहा है a इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया u टी माइनस हाफ, ये कितना हो गया 2u बाई टी इंटू टी स्क्वायर, 2 खत्म हो गया और इसने 2 को उड़ा दिया, तो यू टी माइनस 2u है यहाँ पे, ये कितना है बच्चा 2u है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2u है, 2u माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये 2u हो गया, तो ये 2 कट गया, तो 2ut माइनस यू टी कितना हो गया यू टी हो गया ये, है ना। और इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो एस टू इक्वल टू यू मतलब 3u इंटू टाइम तो सेम है, तो माइनस हाफ 3u बाई टी इंटू टी स्क्वायर ये लिखेंगे, ये टी ख़त्म हो गया और ये कितना आ गया 3ut माइनस 3/2ut, तो 1. ये हो गया 3 माइनस ut माइनस 1.5, तो 1.5 यानी ये हो गया 1.5 ut हो गया। अब डिवाइड करेंगे ut डिवाइड बाय 1.5 ut, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया 5 में 10 पचतिया 15, तो 2/3 आंसर हो गया, तो 36 का 2/3 हो गया, समझे। देखो कंडीशन बस यहाँ पे रखना था कि वेलोसिटी 0 बोला गया है, तो उसको यूज करके हम क्या निकाल लिए एक्सेलरेशन निकाल लिए, फिर एस और यूटी प्लस रिटार्डेशन हो रहा है तभी तो वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो माइनस एक्सेलरेशन सब में ले करके फिर हम S1 और S2 निकाल लिए और आंसर सॉल्व कर लिए। चलिए इसमें रहता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज x दिया हुआ है बच्चा, x दिया हुआ है 2 अल्फा टी टू द पावर 4 और y इक्वल टू दिया है 4 बीटा टी टू द पावर 4, द स्पीड एट एनी स्टैंड, तो बस इसको डिफ्रेंशिएट करो dx बाई डी टी, ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस, और dy बाई डी टी करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा y एक्सिस,
और वेलोसिटी लिखोगे रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगा। तो 37 का आंसर करोगे तो आएगा 4। ठीक है, तो चलिए 38। द रिलेशन बिटवीन द टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज, तो टी इक्वल टू आपका दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x, द एक्सेलरेशन भी इज क्या होगा। तो पहले समझो कि वेलोसिटी हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, तो तुम इस तरह का क्वेश्चन जब इक्वेशन में आए ना, तो पहले दोनों तरफ वेलोसिटी आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन आपका dv बाई dt होता है, और वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt होता है। तो ये x और t के बीच दिया तो dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dt के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, और 2x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे dt के रिस्पेक्ट में तो 2, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, और फिर करेंगे dx बाई dt। डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम होता है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो 3 dx बाई dt हो गया। तो dx बाई dt आपका क्या हो गया, यहाँ से वेलोसिटी हो गया, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया 4x, वेलोसिटी हो गया 3 v आ गया, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय 4x प्लस 3 कॉमन लेके। अब आपको एक्सलेशन निकालना है, तो एक्सलेशन आपको पता है कि एक्सलेशन का एक फॉर्मूला होता है v dv बाई dx, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे रखो, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 बाई 4x प्लस 3 इंटू वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ से 1 बाई 4x प्लस 3 बाई dx करोगे, समझे। तो 38 का जब इस तरह से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा आपका 3 आ जाएगा। वेलोसिटी के टर्म में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का इक्वेशन ये है ना, उसको बाद में रख देना तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा में। ठीक है, तो चलिए, तो देखो बच्चा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम ऑरिजिन, इट्स पाथ इज गिवन बाय, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया है आपका 10x माइनस 2x स्क्वायर। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो आप पढ़े हो वो क्या पढ़े हो, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़े और ये दिया है, तो इसको कंपेयर करो तो इससे डेटा निकल जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 10 है, तो 10 को आप लिख सकते हो यहाँ पे टेन थीटा के बराबर, और यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को आप लिख सकते हो जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आप देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू, कॉस का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका दिया है 10, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन 10, तो उसको यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू जी डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर हो गया 100, ऊपर चला गया 100, तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू 10, ये हो जाएगा 1000 और बाय 4 आ गया, तो यहाँ से आ गया यू साइन थीटा, रूट अंडर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रूट 10 बाय 2 आ गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्वेश्चन में पूछा है, तो ये क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, तो 2u साइन थीटा आपको पता है दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 रूट 10 बाई 2, 2 ने 2 को उड़ा दिया, 10 ने 10 को उड़ा दिया, रूट अंडर 10 सेकेंड आ गया, तो यह आ गया रूट 10 सेकेंड। 40 नंबर, ए बॉडी इज थ्रोन अप विथ रिलेटिव वेलोसिटी u in a lift moving upward and time of flight is t, the acceleration with which the lift is moving up is, मतलब ये बोल रहा है एक लिफ्ट है, हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन a से, ए बॉडी इज थ्रोन अप विथ रिलेटिव वेलोसिटी u इन ए लिफ्ट, यानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसको ऊपर फेंका गया है u से, ठीक है, इन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी। अब समझो जब इसको u से फेंकेंगे और ये एक्सेलरेटेड a है, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है, और अगर ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से तो एक सूडो फोर्स भी लगेगा इस पर, क्योंकि तुम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठे हो और उसके रिस्पेक्ट में इसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि तुमने एक एक्सेलरेटेड फ्रेम चूज किए हो, तो इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो नेट फोर्स उस पर लग रहा है वो लग रहा है mg प्लस सूडो फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग m इंटू ए डैश, तो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द जो ये लिफ्ट आएगा वो आपका आ जाएगा g प्लस ए, कितना आ जाएगा g प्लस ए, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसने बोला है कि टी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो स्मॉल टी है, तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, जितना सा आप फेंके हो 2u बाय ए प्लस जी होगा, तो आपको ए निकालना है यहाँ पे, तो ए प्लस जी इंटू टी इक्वल टू आप 2u लिख सकते हो, है ना, और आपको यहाँ से एक्सेलरेशन ए निकालना है, तो लिखेंगे ए टी प्लस जी टी, तो जी टी उधर लेके चल जाते हैं, तो 2u माइनस
जी टी, और ए आपको निकालना है तो डिवाइड बाई टी, तो कितना आ गया 2u माइनस जी टी डिवाइड बाई टी, हो गया। बस समझे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब एक्सीलरेटेड फ्रेम को चूज किया गया है तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको नेट फोर्स एफ बी डी बनाना पड़ेगा, और उसके रिस्पेक्ट में यू दिया है ना, उसी रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको वही चूज करना पड़ेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज, एक्सीलरेटेड फ्रेम चूज करते हैं तो एक सूडो फोर्स लेते हैं। 41 दिया है, द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। फिर बोला है कि शोन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू 16 मीटर, यानी यहाँ पे फाइंड आउट वेलोसिटी बोला गया है जब डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो पहले समझो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इसमें तीनों में रिलेशन क्या होता है पहले ये समझो। ए इक्वल टू होता है डी वी बाई डी एक्स, यहाँ टाइम तो है नहीं, तो टाइम के बारे में क्यों हम ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखे हैं, हमें तो एक और फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी अगर एक्स का फंक्शन हो तो वी डी वी बाई डी एक्स होगा। तो आपको पूछा गया है कि 16 मीटर पे, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो दिया हुआ है, तो आप देखो तो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं भी डी वी, बात समझे। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो यहाँ पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो था, और यहाँ पे भी रख दिए, और यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 16 रख दिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया देता है, तो हम ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, तो हमें भी ही पूछा गया ना, फाइंड आउट वेलोसिटी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एरिया निकाल करके यहाँ रख देंगे, तो हमें यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, दैट इज एरिया अंडर कर्व। तो भी का वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, रूट अंडर टू इंटू एरिया निकाल लेंगे, बात समझे। तो 41 का आंसर आ जाएगा आपका 3, आंसर 3 हो जाएगा, बात समझे नहीं समझे। तो जो चीज़ रिलेशन जिसके बीच दिया है ना, तो पहले इक्वेशन लिखो, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो कि तुम्हें एरिया निकालना है, स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, बस। देखो इसमें क्या बोल रहा है, वाटर ड्रॉस फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स, तो यहाँ पे क्या है, मान लो कि ये नल है, तो एट रेगुलर इंटरवल पे है, विच इज 10 मीटर एबव द ग्राउंड, यहाँ से कितना मीटर पे है ये, 10 मीटर पे है। तो बोल रहा है क्या कि द फिफ्थ ड्रॉप इज लिविंग द टैप, यानी कि जो फिफ्थ ड्रॉप है जब ये छोड़ने वाला होगा, तो द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, तो पहला ड्रॉप यहाँ पहुँच गया होगा। तो हाउ फार एबव द ग्राउंड इज द थर्ड ड्रॉप, तो तीसरा ड्रॉप कहाँ होगा। तो पहले समझो हुआ क्या होगा कि जब ये पहला ड्रॉप यहाँ पे आया होगा टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, तो टी टाइम मान लो कि टी डैश मान लेते हैं कि टी डैश जो है दो सभी ड्रॉप के बीच इक्वल इंटरवल है, यानी ये इंटरवल है। दूसरा ड्रॉप, ये पहला ड्रॉप है, तो दूसरा ड्रॉप कब आया होगा यहाँ पे, दूसरा ड्रॉप तब आया होगा जब पहला ड्रॉप हमारा टी डैश नीचे चला गया होगा, कितना टाइम चला गया होगा, टी डैश, तो ये टी डैश नीचे आ गया। अब जब ये तीसरा ड्रॉप यहाँ पे आया होगा तो पहला ड्रॉप कितना नीचे चला गया होगा, टी डैश और चला गया होगा नीचे। अच्छा ये चौथा जब यहाँ पे आएगा तो टी डैश और नीचे चला जाएगा, और पाँचवा जब जैसे आएगा यहाँ पे तो ये ग्राउंड पे चल जाएगा, तो टी डैश टी डैश टी डैश टी डैश कितना गया नीचे, 4 टी डैश गया। तो 4 टी डैश इक्वल टू ये टोटल टाइम जितना पहला ड्रॉप को लगा, तो ये पूरा हाइट कितना है, 10 मीटर है, तो टोटल टाइम कितना लगा इसको पहला ड्रॉप को आने में, 10 मीटर, यू जीरो है, तो हाफ जी हो गया 10 इंटू टोटल टाइम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पहला ड्रॉप को लगा टी स्क्वायर, तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, तो टोटल टाइम लगा रूट अंडर 2 लगा। तो यहाँ से हम जो हमारा टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, रूट अंडर आपका लगा 2, तो यहाँ से टी डैश जो इंटरवल आया वो आया √2/4। अब तीसरा ड्रॉप पूछा था जब ये यहाँ पे था, तो देखो पहला ड्रॉप यहाँ पे है, दूसरा ड्रॉप कहाँ है, यहाँ पे है, और तीसरा यहाँ पे देखो ये तुम्हारा पाँचवा ड्रॉप था, ये आपका पहला ड्रॉप था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। और तीसरा ड्रॉप कौन हुआ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीसरा ड्रॉप है। तो तीसरा ड्रॉप नीचे कितना आया होगा, ये टी डैश था, ये टी डैश था, तो टोटल नीचे कितना आया होगा 2 टी डैश, तो नीचे हाइट कितना आ जाएगा, यू टी जीरो हो गया, तो हाफ जी हो गया 10, और 2 टी डैश के स्क्वायर करेंगे तो 4 टी डैश के स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 2/16, ये हो गया।
और ये 2 कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5/2 हो गया, यानी 5/2 मीटर ये नीचे आया। तो ये ग्राउंड से कितना मीटर पे होगा, ऊपर से 10/2 है, 5/2 है, तो 10 माइनस 5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2, 10 दूना 20, 20 माइनस 5 कितना हो गया, 15/2, तो कितना आ गया आंसर, 15/2 मीटर आ गया। समझे। इसमें देखिए, इसमें देखो, इसमें बच्चा क्या है कि ये मैच द कॉलम फॉर द गिवन फिगर, तो ये आपका कितना है 7 वोल्ट है, ये आपका कितना है 1.5 ओम है, यहाँ से देखो ये कितना है बच्चा 2 वोल्ट है, और ये कितना है 1 ओम है, ये आपका 2.5 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 7 वोल्ट एंड 2 वोल्ट जो है वो आपका दिया इतना ओम, इतना ओम। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ए दिया हुआ है। अब ये आराम से हम देखो सब कुछ बता चुके हैं, ए का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई कितना हो जाएगा 7, इधर करंट फ्लो है 2 एम्पियर इधर है, तो 7 माइनस 2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, 2.5 1.5 3 4 5, तो 5 7 में 2 गया 5, 5/5 1 एम्पियर हो गया। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1.5 इंटू 1, ये हो जाएगा 5.5, तो 5.5 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 5.5 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी वोल्ट निकाल सकते हैं हम। ये कितना हो जाएगा, फिर ये करंट ऐसे जाएगा, है ना, तो मेन करंट तो लेकिन यहाँ पे ऐसे जा रहा है क्योंकि इसका डोमिनेटिंग होगा 7 वोल्ट, तो ये इधर डोमिनेटिंग होगा तो करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, बात समझे। और इस बैटरी के लिए ये बैटरी आपका जो है 2 वोल्ट वाला वो क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा, तो चार्ज हो रहा होगा तो 2 प्लस आई प्लस आर करेंगे, यानी 2 से ज़्यादा होगा यानी 3 वोल्ट हो गया ये, तो ये यहाँ चला गया, बात समझे। तो 43 में आपका हो जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, ए का क्यू हो जाएगा यहाँ पे, इसका ये हो जाएगा, और आपका क्या कहते हैं बी का पी हो जाएगा और सी का आपका एस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, maximum safe current for a fused wire of resistance R is I, then for the wire of radius 4R, मतलब रेडियस जो है वो R है, इसमें I है, अगर रेडियस को 4R कर देंगे तो मैक्सिमम सेफ करंट कितना होगा। देखो फ्यूज के लिए ना करंट जो होता है वो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R⁴ होता है ना। ये फ्यूज के लिए अलग तरह से वेरिएशन होता है करंट का, ठीक है। हालांकि ये आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, तो 8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, हो गया। और हो गया 45, तो आपका 45 में क्वेश्चन क्या है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कंप्रेस सो दैट इट्स लेंथ डिक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल बाय ए, तो बोलता है कि उसने देखो वायर आर इज कंप्रेस्ड सो दैट इट्स लेंथ डिक्रीज, तो तुमको पता है जब कंप्रेस करोगे तो ए इंटू एल हमेशा ना वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास एक्चुअल में कांस्टेंट होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होता है, तो एल कांस्टेंट मानते हैं। तो इसको हम क्या डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू ये प्लस डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर आपको यहाँ से लिखना है डेल्टा आर बाय आर, यहाँ पे दोनों वेरिएबल है तो यूनिट से मेजरमेंट आपको पता होगा, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा ए बाय ए, तो परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस बोला है तो 10% यहाँ से ये हो जाएगा क्या कहते हैं ये आप लगभग बोल सकते हो कि 19% आएगा। कितना आएगा 19% आएगा।
तो इसमें बोले वायर ऑफ रेजिस्टेंस साइज कंप्रेस होता है, इस लेंथ डिक्रीजेज बाय 10%। अब लेंथ अगर डिक्रीज करता है तो बताओ द परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस। तो आपको पता है इसमें कुछ नहीं करना, ए इंटू एल इक्वल टू क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, और यहाँ से आप ए मतलब क्या हो जाएगा A1 L1 इक्वल टू A2 L2। तो आप एक रेजिस्टेंस R1 निकाल लेना, रो L बाई ए रो L1 बाई A1, और R2 हो जाएगा रो L2 बाई A2। इस इक्वेशन को यूज करके और 10% का एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, आंसर 19 आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, इन बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, बोलता है इन द गिवन फिगर विच वन बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। अभी समझो कि इसमें हम कितना वोल्ट दिए हैं 300 वोल्ट, तो मैक्सिमम हमने कितना दिया है 300 वोल्ट। अभी ये देखो कितना सह सकता है 200 वोल्ट 100 वाट पावर, ये 100 वाट और ये 100 वोल्ट पावर। मैंने अभी जस्ट बताया था इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लो, तो कर सकते हैं, जस्ट ऊपर प्रॉब्लम किए थे। इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो, और ये 300 वोल्ट दे दो, और यहाँ से फिर करंट निकाल लो। करंट निकालोगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा I इंटू R1, इसके क्रॉस आ जाएगा I इंटू R2, पावर भी आ जाएगा कितना कंज्यूम करेगा। अगर ये I इंटू R1 ये 200 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो ये फ्यूज हो जाएगा। IR2 अगर ये 100 वोल्ट से ज़्यादा हो गया मैक्सिमम वोल्टेज तो फ्यूज कर जाएगा, या पावर से ज़्यादा हो गया तो फ्यूज कर जाएगा, सिंपल है। समझ गए? तो पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर दैट 30 ओम कनेक्टेड इन सीरीज है विद बैटरी। तो पोटेंशियोमीटर पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन है आपका, है कि नहीं? अगर आप देखो बच्चा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर पे, ये आपको पता ही है। तो 115 ओम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से आंसर हो गया 1। और 50 में आप देखो तो आंसर, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो मैक्सिमम करंट, है कि नहीं? तो यहाँ पे 50 का, ये तो जस्ट सर्किट का सब कुछ बता दिए थे अभी आपको, तो 50 का आंसर कौन हो गया 1, खत्म। ठीक है, चलिए। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि टाइम टू टाइम आप पे मैं वीडियो डाल सकूं। थैंक यू। सेकेंड से ये बुलेट आपका चला गया। अब सुनो, यहाँ पे क्या बोला, विथ वाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिप्स कार। यानी ये जो ये चोर का जो ये वैन है वो कितना स्पीड से ये इसको हिट करेगा। तो ये 180 वाला जो वेलोसिटी है आपका थिप कार का, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 185/18 से मीटर पर सेकेंड में। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, यानी ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड से ये आपका कार जा रहा था। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी लिख लो, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थिप, बुलेट जो उसको आता हुआ दिखाई देगा चोर को, वो रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगा, यानी 160 माइनस कितना हो जाएगा 50, तो वो कितना हो जाएगा 110 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा हो गया 6 का 1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, इसने बोला है क्या कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा which is greater than 45 degree, ठीक है, from the horizontal with an initial velocity u, the time t at which the horizontal component will will equal the vertical component in its magnitude। तो देखिए, तो ये प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल कितना अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, द टाइम t एट विच द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो कि यहाँ पे आपका u cos अल्फा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल द वर्टिकल कंपोनेंट इन इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, किसी टी टाइम पे अगर आप देखो, पहले यहाँ पे इनिशियल कंपोनेंट यहाँ पे आपका कितना है u sin अल्फा है, तो किसी भी टी टाइम पर y कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin अल्फा माइनस gt हो जाएगा, यही होगा ना किसी भी टी टाइम पर। तो अगर आप, उसने बोला है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है, ये सॉरी ये u cos अल्फा होगा, तो आप क्या लिखोगे u cos अल्फा इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt, हो गया। तो यहाँ से आप लिख लिए, ये बराबर हो गया। अब यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा u cos अल्फा माइनस u sin अल्फा, सॉरी जी टी इक्वल टू लिखोगे इधर u sin अल्फा माइनस u cos अल्फा, और टाइम का वैल्यू लिखोगे डिवाइड बाय जी कर दोगे, बस। तो ये टाइम हो गया u sin अल्फा, और u बाई जी को कॉमन लोगे sin अल्फा माइनस cos अल्फा, यानी ये ऑप्शन कितना हो गया 3 हो गया। समझ गए? तो 7 का ऑप्शन कितना आ गया आपका 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट।